10 नवंबर 2025 शाम के 6:45 पे रेड फोर्ट के पास मौजूद सुनहरी मस्जिद के पार्किंग से एक होंडा की i20 कार निकल कर आती है और ये गाड़ी लाल किले के पास से यू टर्न लेकर सामने वाली सड़क पर आ जाती है और 6:52 पर यह गाड़ी बहुत ही धीरे धीरे चलकर एक रेड लाइट एरिया पर आकर रुक जाती है और फिर कुछ ही सेकंड बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा था कि इसके आसपास 6 गाड़ियां खड़ी थी, उसमें आग लग जाती है। 3 ऑटो रिक्शा खड़ा था, उसमें भी आग लग जाती है और वहां पे मौजूद जितने भी स्ट्रीट लाइट थी सारी स्ट्रीट लाइट बुझ जाती है। और यही नहीं, वहां मेट्रो स्टेशन पर लगे गेट के जो शीशे थे, एंट्री गेट पे लगे जो शीशे थे वो भी शीशे टूट जाते हैं। ये धमाका इतना बड़ा था और जो गाड़ियां इसके एकदम करीब खड़ी थी उसका मलबा 150 मीटर दूर जाकर गिरता है। और दोस्तों, जिस वक्त यह ब्लास्ट हुआ ना, उस वक्त 2 अलग अलग लोग फिल्मिंग कर रहे थे, इसलिए हमारे पास इस ब्लास्ट का 2 रियल वीडियो है। अभी आप लोग एक वीडियो देख चुके हैं और दूसरा वाला ये है जो अभी आप लोग देख रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को स्लो डाउन करके देखेंगे तो आपको यह चीज जरूर देखने के लिए मिलेगी कि वहां पे मौजूद कैमरे में कि वहां पे मौजूद जितनी भी सारी चीज थी सब हिल जाती है। ये जो साउंड था, ये जो बम ब्लास्ट था, इसकी इंटेंसिटी इतना हाई थी कि यहाँ तक कि वहां मौजूद जो इतना बड़ा पेड़ आप देख रहे हैं वो पेड़ भी पूरा कांप जाता है। और यहाँ पे मौजूद एक शॉपकीपर बताता है कि ऐसा आवाज, इतनी भयानक आवाज हमने कभी नहीं सुनी। बहुत भयंकर धमाका है, बहुत जोर से आवाज थी, ऐसी आवाज हमने पहले नहीं सुनी। और दोस्तों, बताया ये भी जाता है कि इस ब्लास्ट की आवाज 2.5 किलोमीटर दूर ITO तक सुनाई देती है। और दोस्तों, 6:55 पर दिल्ली फायर सर्विस को कॉल आता है, जिसके बाद उन्होंने आग पर काबू करने के लिए 7 फायर टेंडर्स को डिस्पैच कर दिया। वहां मौजूद एक आई विटनेस बताता है कि लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है और अराउंड 7:15 के आसपास तक वहां पर एम्बुलेंस भी पहुंच जाती है। लेकिन वहां के जो लोकल लोग थे चांदनी चौक के, वहां पे जितने भी विक्टिम्स थे वहां पे उन लोगों को ई रिक्शा के जरिए पहले ही हॉस्पिटल पहुंचा चुके थे। लेकिन जो लोग बचे हुए थे उन लोगों को एम्बुलेंस के भी जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और इस धमाके में करीब 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिन्हें तुरंत लोकयान जयप्रकाश हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लेकिन उन्हें हॉस्पिटल ले जाने तक ही 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। और अभी तक के इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस ब्लास्ट में लगभग 13 लोगों की मौत हो चुकी है। और धमाका की सूचना मिलते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। और कुछ समय बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG भी वहां पहुंच जाती है। ये सारी एजेंसी साथ मिलकर जांच कर रही है, लेकिन ऑफिशियली उनकी या सरकार की तरफ से अभी कुछ भी बताया नहीं गया है कि ये घटना कैसे हुआ और किसने किया। लेकिन इस घटना में मारे गए लोगों में से कुछ लोगों की पहचान हो चुकी है और इनमें से एक उत्तर प्रदेश के लोकेश अग्रवाल हैं, जो अपने बेटे की सास को हॉस्पिटल में जो कि एडमिट थी उनको देखने के लिए आए हुए थे। और इनके अलावा अमरोहा में रहने वाले DTC के बस कंडक्टर अशोक कुमार अपनी ड्यूटी करके घर जा रहे थे। इनमें से एक और विक्टिम पंकज सैनिक कैब ड्राइवर थे और एक और विक्टिम दिनेश मिश्रा चांदनी चौक में एक साड़ी और लहंगा बेचने वाली दुकान में काम करते थे। वहीं दोस्तों, दूसरे विक्टिम नोमन जो कि एक कॉस्मेटिक दुकान में काम करते थे। और इसी तरह एक और विक्टिम जिनका नाम जुम्मन मोहम्मद है और वो ई रिक्शा चलाते थे और अपने परिवार के इकलौते व्यक्ति थे जो कि कमाने वाले थे। और फिर रात के 10 बजे के आसपास होम मिनिस्टर अमित शाह घायलों से मिलने अस्पताल जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे मिलने के बाद वो उस जगह पर भी जाते हैं जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था। और फिर उस जगह पर जाने के बाद उनकी तरफ से एक बयान भी आता है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कि मीडिया में क्या खबर चल रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए फिर हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। टाइम ऑफ इंडिया ने सोर्सेज के हवाले से बताया कि इस होंडई i20 गाड़ी का नंबर प्लेट था HR26CE 7674। द हिंदू के सोर्सेज ने बताया कि इस गाड़ी का जो ऑनर था वो मोहम्मद सलमान था, जो हरियाणा के गुड़गांव में रहने वाला था। और जब पुलिस ने सलमान को डिटेन किया तो सलमान ने यह बात बताई कि उसने दिल्ली के ओखला में रहने वाले देवेंद्र को इस गाड़ी को बेच दिया था
और देवेंद्र से जब पता किया गया तो देवेंद्र ने यह बताया कि वह किसी को अमरोहा में यह किसी को गाड़ी बेच दिया था और फिर इसके बाद यह गाड़ी किसी और के पास चली गई। उसके बाद यह गाड़ी देवेंद्र ने अंबाला में किसी को बेच दिया था और उसके बाद यह गाड़ी और किसी के पास गई थी। कुछ अखबारों के अनुसार यहाँ पर एक पुलवामा में रहने वाले तारिक का भी एंगल आया है, लेकिन इस टॉपिक पर हम लोग बात आगे करेंगे। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस ब्लास्ट के बाद मुंबई, दिल्ली समेत देश भर के कई इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हालांकि ऑफिशियल अभी तक नहीं कहा गया है कि यह एक आतंकी हमला है या फिर ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन हमारी सरकार ये बात मान कर चल रही है और कई सारी चीज ये पाई भी गई है कि यहाँ पर ये जो हमला हुआ है ये आतंकी ही हमला है। और पहली बात तो ये है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसका इस्तेमाल आतंकवादियों के संबंध से होता है। और दूसरी बात तो ये है कि भूटान के दौरे पर गए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा है कि यह एक साजिश है। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके पीछे जिसका भी हाथ है उसे बख्शा नहीं जाएगा और इसकी इन्वेस्टिगेशन को अब एनआईए के हवाले कर दिया गया है, जो कि एक काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। दरअसल बात क्या है कि 10 नवंबर के दिन जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर जम्मू में रहने वाले 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया था। आरोप ये है कि ये डॉक्टर पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद और अलकायदे से जुड़े अंसर गजवातुल हिंद यानी AGH के लिए काम करते थे। असल में कुछ समय पहले श्रीनगर के नौगाम एरिया में जैसे मोहम्मद के सपोर्ट में कुछ पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टर पर पुलिस और आर्मी को धमकी दी गई थी और जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच करी तो इसमें काजी कुंड के डॉक्टर आदिल माजिद रमद का नाम आया, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक हॉस्पिटल में काम करता था। आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया जाता है और तब पता चलता है कि पिछले साल अक्टूबर तक यह अनंतनागा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करता था। जब पुलिस ने इस मेडिकल कॉलेज में आदिल का लॉकर चेक किया तो उन्हें वहां पे एक AK-47 मिला। फिर आदिल के जरिए पुलिस पुलवामा में रहने वाले डॉक्टर मुजामिल अहमद गनाई तक पहुंची, जो अभी फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल में पढ़ाता था। लगभग 10 दिन पहले मुजामिल को डिटेन कर लिया जाता है और उसके बयान के आधार पर फरीदाबाद गांव में रेड डाला जाता है। जब उस फरीदाबाद गांव में रेड डाला जाता है तो पता चलता है कि वो वहां पे एक किराया का मकान ले रखा था और इस घर में दोस्तों पुलिस को लगभग 360 किलो एक्सप्लोजिव मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट। और फिर बाद में रेड की जाती है तो एक्सप्लोजिव का नंबर 3000 किलो से भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें अमोनिया नाइट्राइट होने का शक है, जिसे बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पुलिस ने यहाँ से एक वॉकी टॉकी, 20 टाइमर्स, बैटरीज, रिमोट्स और 5 किलो हैवी मेटल्स और इलेक्ट्रिक्स वायर्स जैसे बम बनाने वाले सामान को भी इकट्ठा किया है। यहाँ पर एक क्रिक राइफल, 3 मैगजीन और एक पिस्तौल भी मौके पर मिला है। ये सब चीज देखकर ये बात तो साफ हो जाती है कि यहाँ पे कुछ बड़ा करने की साजिश रची जा रही थी। पर इनके गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद पुलिस ने ये कहा था कि अभी ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी यह ऑपरेशन जारी है। तो फरीदाबाद में जो आतंकवाद के आरोप में अरेस्ट हुआ है और जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, इन दोनों को साथ में जोड़कर देखा जा रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप सोर्सेज के हवाले से बताया है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है वो फरीदाबाद में अरेस्ट लोगों से कनेक्ट है। हालांकि इस बात को अभी तक ऑफिशियल नहीं कंफर्म किया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस ग्रुप में मुजामिल और आदिल के अलावा 2 और डॉक्टर शामिल थे। इनमें से एक लखनऊ की एक महिला डॉक्टर है जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन एक डॉक्टर उमर अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद गायब हो चुका है और इस उमर पर ही धमाका करने का शक है। और ये भी पुलवामा के उसी कोयल गाँव से आता है जहाँ से मुजामिल आता था और ये भी अल्फा यूनिवर्सिटी में काम करता था। और मुजामिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इसे ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी पता नहीं चल पाया है। और इस उम्र को दिल्ली धमाके से जोड़ने वाला प्रूफ एक ये भी है, हुंडा i20 की कार। हिंदुस्तान टाइम ने पुलिस सोर्सेज के हवाले से यह बताया है कि धमाके में इस्तेमाल हुई यह गाड़ी आखिरी बार उमर के पास थी और धमाके से पहले उमर ही इस गाड़ी को चला रहा था। एक सीनियर ऑफिसर द प्रिंट को बताते हैं कि अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद उमर घबरा गया
और उसने जल्दीबाजी में यह धमाका किया। ऑफ इंडिया ने सोर्सेज को कोट करते हुए कहा कि यह ब्लास्ट पैनिक और डिप्रेशन में आकर किया गया है। यह बम लूजली असेंबल था और पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इसका लिमिटेड इम्पैक्ट रहा। उनके अनुसार उमर ही इस गाड़ी को चला रहा था और इस ब्लास्ट के एक्सप्लोजिव उसी तरह के हैं जैसे फरीदाबाद रेड्स में मिले थे। और पुलिस अब यह जांच कर रही है कि मरे हुए लोगों में उमर शामिल है कि नहीं, और इसके लिए उमर की मां का डीएनए सैंपल भी लिया गया है। और यह एक बेहद ही ट्रेजिक और दिल दहला देने वाली घटना है, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई, कितने घर उजड़ गए। इस घटना के बाद हम सभी को धैर्य बनाकर रखना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कई सारे सवाल होम मिनिस्टर अमित शाह के ऊपर भी उठ रहा है कि आखिरकार इंटरनल सिक्योरिटी उनके कंट्रोल में आती है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार 3000 किलो एक्सप्लोजिव कैसे आ गया फरीदाबाद में, तो 6 साल पहले उठा था पुलवामा हमला के दौरान। आखिर 300 किलो उस टाइम एक्सप्लोजिव कैसे आ गया था देश के अंदर। मैं उम्मीद यही करता हूं कि यहाँ पे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होगी और जनता को भी इस सवाल का जवाब पाने के लिए सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।